प्रगतिशील परंपरा की चर्चा अधूरी है। इसी महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू महाराज ने सभी के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का कानून बनाया था और पिछड़ी जातियों को आरक्षण की व्यवस्था भी सबसे पहले उन्होंने ही की थी। एस.एम. जोशी, नाना साहेब गोरे, मधु लिमये, मधु दनवते, भाई वैद्य, प्रमिला दनवते, मृणाल गोरे, विशाल मेहता जैसे समाजवादी नेता भी महाराष्ट्र ने देश को दिए। हम जिस स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं वह भी ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता पूर्व काल से लाखों समाजवादी कार्यकर्ता और नेताओं को प्रशिक्षित करने वाले राष्ट्र सेवा दल के प्रांगण में हम उपस्थित हैं। पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर को दलितों को खुलवाने के लिए उपवास करने वाले स्वतंत्रता सेनानी साने गुरुजी के स्मारक में हम एकत्र हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस पुणे में सोने के हल से खेत जोत कर नींव रखी, उसी पुणे में हम हैं। देश की पहली बालिका स्कूल शुरू करने वाले महात्मा फुले और सावित्रीबाई के पुणे में हम हैं। शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध पुणे में हमने यह सम्मेलन आयोजित किया है। देश को दिशा देने का कार्य हमेशा महाराष्ट्र से, विशेष रूप से पुणे से हुआ है। इसलिए समाजवादी आंदोलन की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुणे में यह सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा 100 वर्षीय समाजवादी योद्धा डॉक्टर जी पारिक ने व्यक्त की। उन्होंने यह इच्छा कर्नाटक योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विधायक B.R. पाटिल, मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील मा, वरिष्ठ समाजवादी नेता अरुण कुमार श्रीवास्तव के सामने रखी। इन तीनों ने इसे साकार करने के लिए देश भर में यात्राएं की, विभिन्न लोगों से मुलाकात की, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया और बैठकों के माध्यम से काम शुरू किया। दिसंबर माह से पुणे में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। यह सम्मेलन 16, 17, 18 मई को करने का तय हुआ था, लेकिन देश में युद्धजन्य परिस्थिति तैयार हुई और यह सम्मेलन की तारीख हमें बदलनी पड़ी। पुणे के सभी साथियों ने भी पूरा सहयोग दिया। आज इसके परिणाम स्वरूप हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक समाजवादी आंदोलन ने देश की हर महत्वपूर्ण घटना में अहम भूमिका निभाई है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, गोवा मुक्ति आंदोलन, आपातकाल विरोधी संघर्ष हो, संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हो या अन्यायपूर्ण विकास नीतियों के खिलाफ लड़ाई हो या गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष, किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन या धर्मांधता के खिलाफ लड़ाई, हर अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हमेशा संघर्ष किया है। 1934 से 1948 तक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के भीतर रहकर देश को स्वतंत्रता दिलाने का लक्ष्य हासिल किया। समता आधारित समाज निर्माण और प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई। स्वतंत्रता के बाद 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 10.6 वोट मिले थे। आज 35% वोट पाने वाला दल सत्ता में 10-15 वर्षों तक रहता है। इससे 10.6% वोटों का महत्व समझा जा सकता है। गोवा मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व भी डॉक्टर श्याम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, मधु लिमये, नाना साहेब गोरे, मधु दनवते जैसे समाजवादी नेताओं ने किया। कई समाजवादी कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। संयुक्त महाराष्ट्र और मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम देने के आंदोलन में भी समाजवादियों की बड़ी भूमिका रही। देश स्तर पर किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न आंदोलन, महिला, दलित, आदिवासी, किसान और खेतीहर मजदूरों पर अन्याय के खिलाफ समाजवादियों ने हमेशा आवाज उठाई है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, पिछड़ा पावे 100 में 100। फिर भी यह वर्ग को विकास के अवसर और हिस्सा कम ही मिलता है। इसलिए दलित और कमजोर वर्गों के आरक्षण के पक्ष में समाजवादी हमेशा लड़ते आए हैं। तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी हमेशा अग्रणी रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशलिस्ट इंटरनेशनल वुमेन और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलनों से भारतीय समाजवादियों ने जुड़कर मानवता और वाद और जय जगत का नारा बुलंद किया है। लेकिन समाजवादी आंदोलन की छवि एक दूसरे से अलग होने और टूटने की भी बन गई है। क्या हमारी त्रुटियों से ज्यादा हमारे युगों बड़े हैं? पिछले 15-20 वर्षों में क्या हम राजनीतिक रूप से और कमजोर हुए हैं? क्या हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर ही स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं? पार्टी के सत्ता में आने से जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव और शोषण को रोकने तथा सभी को समान अवसर और समता की गारंटी देने वाला भारतीय संविधान आज खतरे में है। संविधान को प्रत्यक्ष रूप से तोड़े बिना उसकी अवहेलना करके और उसके प्रावधानों के खिलाफ कार्य करके सत्ताधारी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि वे संविधान को नहीं मानते। विविधता में एकता का संदेश हम अब तक सुनते और जीते आए हैं। बहुधार्मिक, बहुभाषी और विविध परंपराओं वाला इस देश में एक भाषा, एक धर्म, एक चुनाव जैसे लोकतंत्र और संविधान विरोधी एजेंडे का लागू करने का खतरनाक प्रयास सत्ताधारियों द्वारा किया जा रहा है।
यह देश की विविधता को नष्ट कर सभी को एक साँचे में डालने का हिटलर शाही प्रयास है। हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम का सवाल जोड़कर समाज को बांटने का काम बीजेपी कर रही है। चुनाव में इसका समर्थन करने के लिए मोदी मीडिया के जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इससे हमारे सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। गिने चुने कुछ स्वतंत्र मीडिया ही बचे हैं। मीडिया पर दबाव डालकर उन्हें डराकर उन्हें नियंत्रित करने का काम मोदी और शाह ने किया है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता खतरे में है। चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का दबाव है और वे इस दबाव में काम कर रही है। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में हमने यह देखा है। कल ही हमारे नेता बी.आर. पाटिल जी कोडिया में बता रही है। बी.आर. पाटिल जी ने राहुल गांधी के साथ पत्रकार परिषद में उनके क्षेत्र में जो चुनाव में धांधलियां हुई उसके बारे में पत्रकार परिषद में उनको कुछ बात की। आम आदमी की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका, लेकिन उस पर भी भारी दबाव, बढ़ती कृषि लागत और फसलों के दाम न मिलने, उद्योगपति हित से आयात निर्यात नीतियां और पर्यावरण के बिना जैसे सुल्तानी और आसमानी संकटों के कारण रोजाना असर के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरी ओर लाखों करोड़ों रुपयों का कर्ज डुबाकर सत्ताधारियों की मदद से उद्योगपति देश से भाग रहे हैं। या बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। एक उद्योगपति अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और उसे सरकारी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन आम लोग असुरक्षा के कारण आतंकी हमलों में मर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने एक तरह का सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाया है। आतंकवादियों द्वारा धर्म दुष्कर हत्या करने की बात करना, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर मारने का काम देश में हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इससे हमारे मूल्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक समता पूरी तरह खतरे में। समाजवादी आंदोलन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसलिए हमें एकजुट होने की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इसी कारण इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों से समाजवादी कार्यकर्ता और नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। पहले राष्ट्र सेवा दल का कलापत्र प्रसिद्ध था। डॉक्टर श्री राम राव, स्मिता पाटिल, नीलू जैसे प्रगतिशील कलाकार राष्ट्र सेवा दल की पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन हाल के वर्षों में हमारी अनदेखी के कारण यह कमजोर हुआ है। इसी का फायदा उठाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर युवाओं के मन और बुद्धि पर कब्जा कर लिया। हाल ही में महात्मा फुले पर बनाई फिल्म का विरोध इसका उदाहरण है। इसलिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया के साथ साथ नाटक और सिनेमा जैसे प्रभावी माध्यमों को उपयोग समाजवादी आंदोलन को करना चाहिए। समाजवादी आंदोलन की 90वीं वर्षगांठ का यह सम्मेलन है। इस सम्मेलन से हम अगले 10 वर्षों का कार्यक्रम तय करेंगे। यह कार्यक्रम निश्चित रूप से देश को नई दिशा देगा। समाजवाद का मतलब है समाज को और बेहतर करने का विचार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता का दर्शन और दुनिया को बदलने की ताकत। इस सम्मेलन से हम निश्चित रूप से दुनिया बदलने का विचार, विवेक की आवाज को और बुलंद करने का संकल्प और नई ऊर्जा लेकर अपने अपने स्थानों पर लौटेंगे। यह सम्मेलन समाजवादी आंदोलन को नई ऊर्जा देगा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। मराठी कवि सुरेश भट की गजल है जिसे आंदोलन में हमेशा गाया जाता है। वह इस प्रकार है, हे असे आहे तरी पण असे असणार नाही, दिवस आमचा एक आहे तो घरी बसणार नाही। परिस्थिति हमारे लिए विपरीत है, लेकिन यह दिन आज नहीं तो कल जरूर बदलेंगे और इसके लिए हम लड़ेंगे साथी। एक बार फिर मैं आप सभी को का राष्ट्र सेवा दल, यूसुफ मेहरली सेंटर, गांधी स्मारक नीति, समाजवादी समागम और एस.एम. जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन की ओर के मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। जय जगत, जय समाज।